प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है। वो दोज टेस्ट विच आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट इन बाय साइंटिफिक मेथड। इसका मेथड कैसा होता है? साइंटिफिक। अब देखो एग्जामिनेशन, अब एक मैं स्लाइड में आप लोगों को बताती हूँ। क्वालिटीज ऑफ, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। क्वालिटी ऑफ गुड एग्जामिनेशन, एक अच्छे एग्जाम की क्या क्या गुण क्वालिटीज होती है? ये 3 क्वालिटी सबसे मेन होती है। एक तो वैलिडिटी, वैलिडिटी यानी कि वैधता, एक परीक्षण में वैधता का गुण होना चाहिए। दूसरा होता है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मींस विश्वसनीयता। तीसरा है भाई आपका ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ये गुण एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में सबसे बड़े 3 गुण होते हैं। वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब है जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने वो एग्जाम बनाया है, क्या उस ऑब्जेक्टिव को वो एग्जाम पूरा कर पा रहा है। जैसे सीटेट का पेपर है, वो टीचिंग क्वालिटीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है। क्या सीटेट का पेपर टीचिंग क्वालिटीज को माप रहा है या नहीं? अगर माप रहा है तो उसमें वैधता का गुण है, अदरवाइज वो उसमें वैधता का गुण नहीं है। जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने टेस्ट बनाया है वो उस ऑब्जेक्टिव को माप रहा है, या जिस चीज के लिए हमने टेस्ट को बनाया है, क्या उस चीज का मापन वो टेस्ट कर रहा है, उस गुण का नाम क्या है भाई? वैलिडिटी। फिर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये सबसे बड़ा गुण है, ये सबसे बड़ा गुण होता है। सबसे बड़ा गुण क्या है टेस्ट का? रिलायबिलिटी। अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तभी वो वैलिड माना जाता है। ये स्टेटमेंट भी आती है भाई, अगर किस टेस्ट को हम सबसे सही मानेंगे? जो टेस्ट रिलायबल है वही वैलिड माना जाता है। अगर उसमें रिलायबिलिटी नहीं है तो उसमें वैलिडिटी का भी गुण नहीं होगा। देखो रिलायबिलिटी होती क्या है? जिस स्तर के लिए हमने उस एग्जाम को बनाया है, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट। रिजल्ट हमेशा सेम आए बच्चों का। ठीक है, नंबरों में समानता, अंकों की समानता, इसको क्या बोला जाएगा? अंकों में समानता। ठीक है, देखो जो हम टेस्ट बनाते हैं वो टेस्ट एक लेवल के लिए बनाया जाता है। क्या उस लेवल के लिए वो सही टेस्ट बना है, ये जांचना क्या हो गया? रिलायबिलिटी। जैसे हम 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम बना रहे हैं और उस बोर्ड के एग्जाम में 12वीं क्लास के क्वेश्चन दे दिए, तो वो रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल के लिए ही नहीं बनाया है। ठीक है, वो उस लेवल के लिए ही नहीं बना, और हम अगर वो दे दिया तो उसमें किसका गुण नहीं है? रिलायबिलिटी का। और ये टेस्ट कौन करता है भाई? टीचर बच्चों के ऊपर अप्लाई करके देखता है कि क्या ये टेस्ट इन बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करने से अगर एक बच्चे से हमने क्वेश्चन पेपर करवाया, उसने वही नंबर दिए, उसके लेवल के अकॉर्डिंग बनाया तो उसके उतने नंबर आए। वही टेस्ट हमने दूसरे बच्चे से करवाया, उसके भी उतने ही नंबर आए। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल के बच्चों के लिए ही टेस्ट है। ओके, वैलिडिटी का मतलब होता है भाई टू मेजर ऑब्जेक्टिव, टू मेजर ऑब्जेक्टिव। अगर वो उद्देश्य का मापन कर रहा है तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। अगर अंकों में समानता आ रही है तो क्या है? रिलायबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी, एक टीचर को अपने, एक टीचर को क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, अपक्षपात होना चाहिए। टीचर को जांचते समय क्या करना चाहिए? उत्तर के आधार पर नंबर देने चाहिए, अपने अनुसार बच्चों को आंसर नहीं देने चाहिए। बच्चों के साथ टीचर को पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो सब इसका उल्टा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का उल्टा क्या होता है? सब्जेक्टिव।
जाना चाहिए, ठीक है। ओके, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट मींस बार बार अगर हम टेस्ट अप्लाई करके देख रहे थे, बच्चों के अंकों में समानता आ रही है, तो उसमें किसका गुण है? रिलायबिलिटी का, ठीक है। चलो एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ेंगे वैलिडिटी, ये सबसे है। वैलिडिटी यानी कि परीक्षा में वैधता का गुण होना आवश्यक है। प्रत्येक परीक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है। देखो हम कोई टेस्ट बनाते हैं, उसका पहले ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर लेते हैं कि इस चीज के लिए हम ये टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। यदि सचमुच में परीक्षा उस उद्देश्य को पूरा करने में संपूर्ण है तो उसे एक वैध परीक्षा, वैलिड एग्जामिनेशन माना जाता है। यानी कि इफ अ टेस्ट मेजर द ट्रेट ऑफ फीचर करेक्टिवली फॉर विच इट वाज मेड, जिस चीज को लेकर टेस्ट को बनाया गया था, यदि टेस्ट उस चीज को माप रहा है तो उसमें किस चीज का गुण है? वैलिडिटी का। ये सबको क्लियर है भाई? बताओ, वैलिडिटी सबको क्लियर है? अगर ऑब्जेक्टिव जिस चीज को लेकर, जिस क्वालिटी को मापने के लिए हमने टेस्ट बनाया है, वो टेस्ट उस क्वालिटी को माप रहा है, तो उस टेस्ट में कौन सा गुण है? वैलिडिटी का, ठीक है। अब हम सब्जेक्टिविटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट गुण आएगा भाई सब्जेक्टिविटी। रिलायबिलिटी सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ा गुण क्या होता है? रिलायबिलिटी। अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तभी वो वैलिड माना जाता है। यदि परीक्षण में विश्वसनीयता नहीं है तो वो वैध भी नहीं माना जाएगा। विश्वसनीयता का अर्थ है जब परीक्षण प्रश्न तैयार होने के बाद बच्चों से कराकर यह जानना है कि क्या वह उस स्तर के बच्चों के लिए बना है या नहीं, ठीक है। अगर बना है तो गुण है रिलायबिलिटी का। एक और इसका मतलब है कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट, यानी कि अंकों में स्थिरता। ये गुण क्या है? रिलायबिलिटी का, ठीक है। ये गुण क्या है भाई? रिलायबिलिटी का। अब ये दोनों गुण समझ में आ गए भाई? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आई थिंक सभी को समझ में आ गए। सकीर जी आपका नाम भी ले लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। ओ प्रिया, आपका क्वेश्चन में नहीं करेगा। अंकों में समानता आएगी तभी वो रिलायबल होगा, ठीक है। वैलिडिटी का एग्जाम ले लो, सीटेट का पेपर, अगर टीचिंग क्वालिटीज को नहीं नाप रहा है तो उसमें किसका गुण नहीं है? चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक परीक्षण अगर उस क्वालिटी को माप नहीं रहा है जिसको मापने के लिए उसके नहीं बनाया, तो वो उसमें कौन सा गुण नहीं है? उसमें गुण है नहीं है वैलिडिटी का, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन का एक आंसर सही होता है। या तो आंसर अगर बच्चे ने सही दिया तो उसको नंबर मिलेगा, सही नहीं दिया तो नहीं मिलेगा, चाहे उसको किसी भी बच्चे से करवा लो। टीचर अपने अनुसार नंबर नहीं देगा, गलत होने पर भी उसको नंबर दे देगा नहीं, ठीक है। टीचर अपने अनुसार नंबर नहीं देगा, बच्चों के उत्तरों के अनुसार नंबर देगा, ठीक है। और कुछ भाई? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी में किसी को कंफ्यूजन है? देखो भाई, लिख बाद में लेना, क्लास बाद में दिखेगी आप लोगों को, अभी लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। और भी पढ़ेंगे। तीसरा आते हैं ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे सभी छात्र एक ही ढंग का अर्थ निकाले। देखो, सब्जेक्टिविटी का एक मतलब ये भी होना चाहिए कि एक क्वेश्चन का मीनिंग सभी बच्चे एक समझे, अलग अलग ना समझे। भाषा ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अध्यापक को जांचते समय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अध्यापक को अंक दिए गए उत्तरों के आधार पर देने चाहिए, ना कि अपने अनुसार। बच्चों को मार्क्स टीचर को उत्तर के आधार पर देने चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। टीचर शुड बी ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग। टीचर शुड गिव द मार्क्स ऑन आंसर ऑन अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, नॉट अकॉर्डिंग टू। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। वस्तुनिष्ठ का उल्टा क्या होता है भाई? आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिव। टीचर में तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और जब बच्चा टीचर को मापे तो उसे सब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जब बच्चा टीचर बच्चे को मापे तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और जब बच्चा टीचर को नापे तो उसे आत्मनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। कोई और डाउट है? और कोई डाउट है भाई?
रहे हैं, तो उसमें कौन सा गुण नहीं है? ऑब्जेक्टिविटी का। सब्जेक्टिव होते हैं जिसमें बड़े आंसर होते हैं, अपने अनुसार हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गया, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, आगे चलते हैं। व्यापकता, चौथा गुण क्या है? व्यापकता। कि टेस्ट में व्यापकता का गुण भी होना चाहिए, यानी कि टेस्ट थोड़े बहुत सिलेबस से नहीं, पूरे सिलेबस से बनाना चाहिए। एक टेस्ट ये नहीं है एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन दे दिए, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक बार और समझ लो, परीक्षण में सारे सिलेबस से प्रश्न पत्र बनना चाहिए। प्रश्न पत्र कहाँ से बनना चाहिए भाई? सारे सिलेबस से, यानी ये नहीं होता कि दो चैप्टर से पूरा ही क्वेश्चन पेपर बना दिया, बच्चों ने तो सारा पढ़ा है, सिलेबस सारा कवर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, व्यावहारिकता, प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी कि एक तो कम खर्च और कम समय। परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना तो ज्यादा खर्चा हो और ना ज्यादा समय लगे। ऐसा नहीं 4-5 दिन तक हो रहे हैं एग्जाम, नहीं, 3 घंटे का पेपर है, सब बच्चे 3 घंटे में दे देंगे, ना ज्यादा खर्च होगा और ना ज्यादा समय लगेगा। समय की बचत भी होनी चाहिए और पैसे की बचत भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक, परीक्षा से टेस्ट ऐसा भी होना चाहिए जिससे हमें बच्चों की कमजोरियों का पता चल सके कि बच्चे को किस क्षेत्र में कमजोरी है, किस क्षेत्र में कमजोरी नहीं है। ठीक है, बच्चे की कमजोरियों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? द्वारा हमें पता चलता है भाई बच्चे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है या ये आ गया है। ठीक है, और कोई देखो, 5 ये है, एक और होगी शायद, नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। कि टेस्ट ऐसा होना चाहिए, ना तो बहुत टफ, ना बहुत इजी, ना बहुत ठीक ठीक। प्रश्न पत्र इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, उसमें कुछ टफ क्वेश्चन, कुछ एवरेज और कुछ लो, जिससे हम बच्चों को छांट सकते हैं कि ये एवरेज है, बिलो एवरेज है, या इंटेलिजेंट है, सुपीरियर है। टेस्ट बच्चों को विभेद कर सके, उनको डिफरेंशिएट कर सके, उनको श्रेणी में बांट सके, इस प्रकार से टेस्ट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और पूछो भाई कोई। नॉर्म्स का मतलब होता है कि टेस्ट ना तो ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ, उसमें कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ टफ भी और कुछ एवरेज भी होने चाहिए। ठीक है, और कोई बताओ भाई। सपना जी कह रही है मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छी बात है, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, इतनी कोशिश हम करते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें से क्वेश्चन आए और आप लोगों को याद आए पेपर देते वक्त कि हाँ भाई मैडम ने पढ़ाया था, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब होता है गुण को मापने के लिए या ऑब्जेक्टिव को मापने के लिए, बस इतना याद रखो। अगर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य का मापन कर रहा है या उस गुण का मापन कर रहा है जिसको मापने के लिए हम टेस्ट बनाते हैं, तो वो गुण है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, चलो हमने देखो कितने गुण पढ़े हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंप्रीहेंशन, ठीक है, और डायग्नोस्टिक, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। 6 गुण हमने पढ़े हैं, 7 सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। देखो, स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बनाने के क्या तरीके हैं। पहला स्टेप है प्रारूप बनाना, डिजाइन बनाना। फर्स्ट स्टेप क्या है? डिजाइन बनाना। उसमें 4 बातों का ध्यान रखा जाता है कि डिजाइन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, किस कंटेंट से हमें प्रश्न पत्र बनाना है, कितने टाइप के क्वेश्चन रखने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ सब्जेक्टिव, कोई लॉन्ग, कोई शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कितने टाइप के हमें क्वेश्चन रखने हैं, और प्रश्नों के कठिनाई स्तर लेवल भी हमें डिसाइड करना है। 40% इजी, 35% टफ और डिफिकल्ट कितना होगा? 25%। ठीक है, ओके। पहला स्टेप है डिजाइन बनाना, उसमें 4 बातों का ध्यान रखना, उद्देश्य, कंटेंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड डिफिकल्टी लेवल, इन 4 चीजों का याद रखा। दूसरा लेवल होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में देखो, ब्लूप्रिंट कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। कई बार क्वेश्चन आया है कि ब्लूप्रिंट 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, 5। 3 डायमेंशनल होता है। इसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाता है, किन किन का?
उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार। देखो इससे पहले वाले में 4 थे, उसमें से बस एक हटा दो, डिफिकल्टी लेवल, वो 3 इसमें उन 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब ब्लूप्रिंट बन गए तो हम ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, प्रश्नों का निर्माण करते हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार। फिर आता है एडिटिंग इन क्वेश्चन, एडिटिंग क्वेश्चन इन टेस्ट। अब जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं उसको प्रश्न पत्र में लिखेंगे। फिर आएगा मार्किंग स्कीम, सबसे लास्ट में क्या आता है, मार्किंग स्कीम। फिर उसमें मार्क्स दे दो, तो वो टेस्ट क्या हो जाता है हमारा तैयार, ब्लूप्रिंट। नहीं, ब्लूप्रिंट होता है हम पहले से ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, भाई ऐसा ऐसा हमारा टेस्ट होगा, नक्शा बनाते हैं हम पहले, घर बनाने से पहले हम एक नक्शा बनाते हैं ना, वो ब्लूप्रिंट हो जाता है, ठीक है। घर बनाने से पहले हम पहले क्या बनाते हैं, एक नक्शा, उस नक्शे को बोला जाता है रफ डिजाइन, रफ डिजाइन होता है ब्लूप्रिंट, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल हो गया सीटेट, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, टीचर इसमें अपने अनुसार आंसर नहीं, नंबर नहीं दे सकता, ओके। और पूछो भाई, लास्ट वाला क्या था, देखो एक तो ये देख लो, पहले ब्लूप्रिंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के स्टेप क्या है। पहले तो डिजाइन, डिजाइन में 4 बातों का ध्यान रखा जाता है, उद्देश्य, कंटेंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड डिफिकल्टी लेवल। फिर ब्लूप्रिंट बनता है, ब्लूप्रिंट के बाद क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर में लिखा जाता है, उसके बाद मार्किंग स्कीम, नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है। देखो वैन हीले का डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कंफ्यूजन हो रही है, पूछो। उत्तर कुंजी का मतलब होता है आंसर की, मार्किंग स्कीम मतलब इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स होंगे, ये 5 नंबर का, ये 2 नंबर का, 1 नंबर का। हाँ जी बिल्कुल, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। सोनिया, सृष्टि, आप किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनसीएफ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनएसटी होता है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, बनी थी एनसीएफ बनाने के लिए, ठीक है। मार्किंग स्कीम जैसे क्वेश्चन लिख दिए, भाई इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, उसको बोला जाता है मार्किंग स्कीम। डायमेंशन मींस कितनी चीजों का ध्यान रखना है, कितनी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता क्या है। जो टेस्ट वैज्ञानिक विधि के द्वारा एक्सपर्ट्स बनाते हैं, उस टेस्ट को बोला जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एग्जाम्पल, सीटेट का टेस्ट, रीट का टेस्ट, यूपी टेस्ट, कोई भी एक टेस्ट हो गया जो एक लेवल पर लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्वालिटीज, 3 सबसे बड़ी क्वालिटीज है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। वैलिडिटी का मतलब है कि अगर जिस ऑब्जेक्टिव, जिस उद्देश्य को लेकर हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है, वो उस उद्देश्य को माप रहा है, या जिस गुण को मापने के लिए हमने प्रश्न पत्र बनाया है, वो प्रश्न पत्र उस गुण को माप रहा है, तो वो गुण कौन सा है, वैधता का। दूसरा है रिलायबिलिटी, नंबरों में स्थिरता, अंकों की समानता, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट, बार बार करवाने पर बच्चों के अंक समान आ रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा गुण हो गया, रिलायबिलिटी। ये सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि अगर कोई टेस्ट रिलायबल होगा तो ही वो क्या माना जाएगा, वैलिड। फिर आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा, टीचर पक्षपात नहीं कर सकता, बच्चों को अंक उसके उत्तर के हिसाब से देने होते हैं, ठीक है, ओके। फिर आ जाएगा उसमें कंप्रीहेंशन, व्यापकता, पूरे सिलेबस से बनाना चाहिए। डायग्नोस्टिक, बच्चों की कमियों का भी पता चले। नोम्स मतलब कि बच्चों में हम विभेद कर सके, ये किस लेवल का बच्चा है। बिल्कुल सही है भाई, 10th बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी हम करेंगे, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स वगैरह, ये लास्ट में करेंगे। नहीं देखो, कई बार
आया है कि ब्लूप्रिंट में कितने डायमेंशन होते हैं, 2 3 4 5। ब्लूप्रिंट कितने डायमेंशन होते हैं, 3। ऑनलाइन से डरने की भाई कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा आप लोगों का, ज्यादा दिक्कत नहीं, 2-4 प्रैक्टिस सेट कर लेना। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब है कि ना तो ज्यादा खर्चा होना चाहिए, ना उसमें ज्यादा समय लगना चाहिए क्वेश्चन पेपर को लेने में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को लेने में ना तो ज्यादा समय और ना ज्यादा खर्चा होना चाहिए, ठीक है। चलो प्रैक्टिस तो हम करेंगे क्वेश्चंस की। चलो ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब देखो पहले ये पढ़ते हैं, ये अलग टॉपिक है भाई, ये वाला टॉपिक अलग है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानकीकृत संदर्भित परीक्षण। ये वो टेस्ट होता है जिसमें हम एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं। हम ये जांचते हैं ये बच्चा इस बच्चे की तुलना में कहां पर स्टैंड करता है, ठीक है। दूसरे बच्चे के मार्क्स दूसरे बच्चे के लिए मानक होते हैं, ठीक है। यानी कि देखो क्या लिखा है इसमें, क्या कहते हैं, कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। बच्चे की परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर किया जाता है, दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से। उस टेस्ट को बोला जाता है नॉर्म रेफर्स टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट आर डिजाइन्ड टू कंपेयर रैंक टेस्ट टेक्स इन रिलेशन टू अनदर। मतलब ये बच्चा फर्स्ट है और दूसरा बच्चा सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये हम रैंक देते हैं ना, बच्चों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बच्चे की तुलना हम दूसरे बच्चे से करते हैं। जैसे मेरे नंबर आ गए, मैं क्लास में 4th नंबर पे हूँ, अब मैं कंपेयर करती हूँ कि मैं फर्स्ट, मेरे से ऊपर कौन कौन से बच्चे हैं, ठीक है। जो ये रैंक आते हैं इसमें बच्चों की क्या करते हैं, तुलना। एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं। उस टेस्ट को बोला जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। इसको बनाने के कुछ क्या होते हैं भाई, तरीके, ओके। बोलो शिवानी क्या क्वेश्चन है आपका। आप अपना क्वेश्चन बोलो, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है शिवानी। आपका सिलेबस नवंबर में पूरा हो जाएगा, पूछो। ब्लू, अब देखो इसमें क्या है, एक स्कूल बेस्ड टेस्ट होता है, एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देख लो भाई। पहला, ये तो फॉर्मेटिव होते हैं, दूसरे बच्चों में तुलना नहीं की जाती। फॉर्मेटिव का मतलब हो जाता है जो टेस्ट हम डेली करते हैं, टीचर पढ़ाने के दौरान बच्चों की जांच करता है, उसको बोला जाता है स्कूल बेस्ड टेस्ट। स्कूल बेस्ड कभी भी नॉर्म बेस्ड नहीं होते, ये लचीले होते हैं, साल में कभी भी लिए जा सकते हैं, डेली भी और कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये फॉर्मेटिव होते हैं, यानी कि ये फॉर्मेटिव होते, ये फॉर्मेटिव नहीं होते। बच्चों में तुलना की जाती है, इसमें नहीं की जाती। ये इसमें बनाने के कुछ सिद्धांत होते हैं और ये लचीले नहीं होते, ये लचीले होते हैं। साल में 1 या 2 बार होते हैं, जैसे सीटेट का एग्जाम होता है, साल में 1 या 2 बार होता है। इसको बोला जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम एक बच्चे की तुलना किससे करते हैं भाई, दूसरे बच्चे से, ठीक है। अब आता है एक दूसरा, देखो एक तो पढ़ा हमने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, दूसरा आएगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, यानी कि जिसमें हम बच्चे की तुलना एक क्राइटेरिया से करते हैं, ऑब्जेक्टिव से करते हैं। जैसे सीटेट का पेपर है, 90 मार्क्स आ गए, एक क्राइटेरिया है भाई 90 मार्क्स आप लोगों को लाने हैं। 90 से ऊपर आए तो आप क्लियर हो, 90 से नीचे आए तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। जब हम बस ये देखते हैं फेल है या पास है, आपने उस क्राइटेरिया को क्लियर किया तो वो कौन सा टेस्ट हो जाता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। कट ऑफ आती है, हम देखते हैं कि हम कट ऑफ के अंदर हैं या बाहर। जब हम बच्चे की तुलना क्राइटेरिया से करते हैं उसको बोला जाता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ओके। चलो भाई आज के टॉपिक्स में देखो हमने क्या है, नहीं भाई सीटेट में देख लो, जनरल वालों के लिए सीटेट में बता देती हूँ, जनरल वालों के लिए 90 नंबर लाने जरूरी है, ओबीसी वालों के लिए 83, SC ST वालों के लिए भी 83। कितने मार्क्स
आने हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं ये, ठीक है। चलो भाई, कोई डाउट है तो और पूछ लो। अब टेस्ट मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर देना। आप बताना क्या है उसका आंसर। एक टेस्ट अगर ऑब्जेक्टिव को माप रहा है तो वो कौन सा गुण है। एक टेस्ट अगर उद्देश्य की प्राप्ति कर पा रहा है तो वो कौन सा गुण है, बताओ बताओ। दीपिका, हेमा, तान्या, सभी का सही है। देखो एक का गलत है भाई। वो कौन सा गुण है जो उद्देश्य का मापन करता है। एकदम करेक्ट आंसर क्या है भाई, वैलिडिटी। इसका आंसर होगा वैधता, वैलिडिटी, वैधता। ये उद्देश्य का मापन कर रहा है तो कौन सा गुण हो गया, वैधता का। दूसरा, एक टेस्ट कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट, ये क्या होता है बताओ। ये कौन सा गुण है, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट, अंकों में समानता आना, ये कौन सा गुण है। बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही है भाई। ये गुण होता है भाई रिलायबिलिटी। ये गुण कौन सा होता है, रिलायबिलिटी। अब तीसरा मैं पूछती हूँ, एक टीचर मापते समय बच्चों को अपने अनुसार उत्तर दे रहा है। एक टीचर अंक देते समय बच्चों को अंक अपने अनुसार दे रहा है, तो उस टेस्ट में किस चीज की कमी है। तो उस टेस्ट में किस चीज की कमी है, बताओ भाई। उस टेस्ट में किस चीज की, कौन से गुण की कमी है। वेरी गुड, ऑब्जेक्टिविटी होगा इसका आंसर। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब है एक क्वेश्चन का एक आंसर, और आंसर के अनुसार जब मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं तो उस गुण को बोला जाता है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। अब ब्लूप्रिंट, कितने डायमेंशन होते हैं ब्लूप्रिंट में। ब्लूप्रिंट में कितने डायमेंशन होते हैं, 2, 3, 4, 5। 3 डायमेंशन, उन डायमेंशन के नाम लिखो, कौन कौन से होते हैं बताओ। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन कितने, उन डायमेंशन के नाम लिखो भाई। इसका आंसर बहुत कम बच्चे दे पाएंगे, मुझे पता था। आने हो गए ना कमेंट्स कम। बिल्कुल सही, शोभा ने सही दिया है। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने दिया भाई इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट, जब एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के अंकों से की जाती है उस टेस्ट को क्या कहा जाता है। जब एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के अंकों से की जाती है तो उस टेस्ट को क्या कहा जाता है। बताओ। बिल्कुल सही, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्या कहा जाएगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ओके, चलो दूसरा पूछती हूँ, जब एक बच्चे की तुलना निर्धारित उद्देश्य से की जाती है, ठीक है, जब एक बच्चे की तुलना निर्धारित उद्देश्य या एक क्राइटेरिया से की जाती है तो वो किस प्रकार का टेस्ट है, बताओ। तो वो किस प्रकार का टेस्ट है। बिल्कुल सही, काफी बच्चों का आया है। जब हम तुलना करते हैं और वो तुलना बच्चे के ऑब्जेक्टिव से या एक क्राइटेरिया से की जाती है तो वो क्या हो जाता है भाई, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। आज के में भाई कहीं, हाँ, इसको डोमेन रेफरेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट को डोमेन रेफरेंस टेस्ट, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैथ्स पेडागोजी की क्लास अभी चल रही है, इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं आज, ठीक है। कल क्लास होगी।